21 दिसंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन 18 दिसंबर को किया गया। इस दौरान गोरखपुर के रहने वाले प्रभात पांडे कांग्रेस दफ्तर में बेहोश मिले। इसके बाद प्रभात पांडे को लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह डॉक्टरों ने प्रभात पांडे को मृत घोषित कर दिया। प्रभात पांडे की मौत की खबर सुनते ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह का पता चलेगा। वहीं अजय राय ने बयान देते हुए सरकार से मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाए। इस बीच अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे के पिता दीपक पांडे से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रभात पांडे की मौत पर शोक व्यक्त किया। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी की लोकसभा सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे। दरअसल वायनाड लोकसभा सीट पर उनकी जीत को चुनौती देते हुए बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नव्या हरिदास ने वायनाड से बीजेपी के टिकट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो प्रियंका गांधी से 5,12,399 वोटों से हार गई थी। वे सीपीआई के सत्यन मोकेरी के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। केरल हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में हरिदास ने तर्क दिया है कि गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा दी थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला और कानून का उल्लंघन किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में फंसने वाले हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। वहीं अब जाकर उपराज्यपाल ने ईडी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल पर यह एक्शन अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिया गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर प्रावधान और विधेयक पर विचार के लिए शुक्रवार को संसद ने 40 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद पीपी चौधरी को दी गई है। बता दें कि राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निचले सदन में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। सिख अलगाववादी और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को दी गई धमकियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इन धमकियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम इसे अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाते हैं। इस मामले में भी हमने इसे अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया है और हमें उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेगी। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय कुवैत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने में उन्हें मदद मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल ने नेता डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में कामकाज के दौरान लगभग 30% समय तो खुद ही बोलते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सभापति पर निशाना साधते हुए ब्रायन ने संक्षिप्त बयान में कहा कि राज्यसभा के सभापति या सदस्यों के बोलने के समय का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। टीएमसी के नेता ने कहा, 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही 43 घंटे चली। इसमें से 10 घंटे विधेयकों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 17.5 घंटे संविधान पर चर्चा हुई। शेष 15 घंटे से 4.5 घंटे यानी लगभग 30% समय वह बोलते रहे। वह मतलब राज्यसभा के सभापति। उन्होंने कहा, क्या जगदीप धनखड़ ने संसद में नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में टेरर फंडिंग हुई है और अब इसकी जांच भी होगी। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद
MV1 ने पलटवार किया है। जानकारी के अनुसार 2024 में मालेगांव के कुछ युवकों ने शिकायत दर्ज कराई कि करीब 114 करोड़ रुपए खाते में जमा किए गए। सीएम ने कहा कि इस मामले की जांच फिलहाल ATS कर रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, चुनाव में विदेशी दखलंदाजी हो रही है। यह संसद को पता है कि हम सब एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ हैं। मुझे अपनी देशभक्ति पर शक नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे विपक्ष ने अपने कंधे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं जो गोली चलाए। उन्होंने कहा, इससे मैं परेशान हूं कि हमारे कंधे पर बंदूक कौन रख रहा है, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पुणे के एक कार्यक्रम में RSS चीफ मोहन भागवत ने इन दिनों चल रहे माहौल को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने सहजीवन व्याख्यान माला नाम के एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यह हिंदुओं की भक्ति का स्थान है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं है। इसका समाधान क्या है? हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। JDU ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्वांचलियों के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा कि उनकी पार्टी सहित NDA परिवार का हर सदस्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकसित भारत की ओर तेजी से कूच कर रहा है, लेकिन देश की प्रगति और लोगों की खुशी एक वर्ग को नागवार गुजर रही है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से कहा कि मेरा आग्रह है कि देश की प्रगति के प्रति दुराग्रह छोड़िए और सकारात्मक सोचिए। इस देश का संविधान बहुत मजबूत है। झा ने केजरीवाल को यह पत्र उनके उस पत्र के जवाब में लिखा जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर गहराई से विचार करने का अनुरोध किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चौटाला को सुबह 11:30 बजे अस्पताल लाया गया था और 12 बजे के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से हरियाणा और देश की राजनीति में एक शोक की लहर है। देश भर से नेता और उनके समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चौटाला ने कई दशकों तक हरियाणा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनका जाना हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने चौटाला को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के DPS स्कूल और नोएडा के लोटस वैली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में बने DPS स्कूल को धमकी भरा मेल देर रात भेजा गया। स्कूल की तरफ से PCR पर दिल्ली दमकल विभाग को सूचना दी गई। DPS स्कूल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्कूल की तरफ से छात्रों के माता पिता को बताया गया कि बच्चों को स्कूल न भेजें। आज सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं नोएडा के सेक्टर 126 में लोटस वैली स्कूल को धमकी भरा मेल आया। मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को वापस भेज दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।